नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एक बार फिर से जेएलसी आईएएस टॉप 50 में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम अगला वीडियो पॉलिटी से संदर्भित क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उसी की हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जो कि आपका विषय होगा राज्य व्यवस्था या पॉलिटी। ठीक है। अब विगत वर्षों में पॉलिटी से संदर्भित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम आने वाले कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्न की चर्चा करेंगे। यदि समय इजाजत देता है तो हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इसके लगभग 150 से 200 क्वेश्चन भी पॉलिटी के हमने तैयार किए हैं, जिसको हम आप सभी के समक्ष लेकर पेश होंगे या फिर कहें इसकी एक विश्लेषणात्मक रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हम शुरू करते हैं पॉलिटी के संदर्भित पॉलिसी से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि विगत वर्षों में 1990 से लेकर 2020, ठीक है, 2020 तक जो भी प्रश्न पूछे गए उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को ज़ाया किए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके समक्ष मौजूद है पहले प्रश्न के रूप में, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है। ठीक है, केंद्र में कहां पर सबसे पहले आप इसमें मेंशन करते हैं, विकल्प में बाद में जाना चाहिए। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों को जल्दबाजी करना उत्तर को भी गलत कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। कहां पर? सेंटर में, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, क्या कहा जा रहा है? द्विसदनीय विधायिका का कौन सा एक्ट इसका प्रावधान करता है? तो क्लियर है दोस्तों। तो इसका आंसर होता है आपका, अगर आंसर की बात करें तो 1919 के एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। ठीक है, क्या कहा गया? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का, यहां पे द्विसदनीय विधायिका कहा जा रहा है, द्वैध शासन की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन अलग बात होती है, द्विसदनीय विधायिका की बात अलग होती है। तो द्विसदनीय विधायिका का तात्पर्य क्या है? द्विसदनीय विधायिका का तात्पर्य यह होगा कि यहां पर केंद्र में एक हो जाएगी आपकी विधायिका, ठीक है, एक हो जाएगी आपकी 1919 के अधिनियम के तहत जिसका प्रावधान किया गया है, वो हो जाएगा आपका पहला क्या, एक हो जाएगी आपकी राज्य में तो हो जाएगी एक राज्य परिषद और एक हो जाएगी केंद्रीय विधानसभा। एक राज्य परिषद, द्विसदन का मतलब एक हो जाएगा आपका राज्य परिषद और दूसरा हो जाएगा आपकी केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका, क्लियर है? तो केंद्रीय विधायिका तो केंद्र में तथा राज्य स्तर पर एक राज्य परिषद का गठन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किया गया, जिसे कहा जा रहा है द्विसदनीय विधायिका। और यह प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के एक्ट के तहत। इस 1919 के अधिनियम का एक और नाम आपको देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा जाता है इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर हुआ? तो 1919 का आपका जो अधिनियम है, इस 1919 के अधिनियम को ही क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसकी कुछ बातें और ध्यान रखना है आपको। तो इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था। क्या कहा मैंने? प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया था। एक होता है आपका हस्तांतरित विषय और एक होता है आपका आरक्षित विषय। क्लियर है? तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत इसमें कुछ जैसे कि मनोरंजन पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र, आपका निर्माण क्षेत्र हो जाता है, चिकित्सा सहायता हो जाती है, इन सभी को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। इन विषयों का संचालन कौन करता था? आपका गवर्नर तथा विधान परिषद के मंत्रियों की सहायता से इसका संचालन किया जाता था। जबकि आपका जो आरक्षित विषय होते हैं, आरक्षित विषय में क्या क्या आ जाते हैं? आपका रक्षा आ जाती है, विदेशी मामले आ जाते हैं। इन विषयों को आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया, जिस पर वायसराय का नियंत्रण हुआ करता था। क्लियर है? तो 1919 के अधिनियम में यही बात आपको ध्यान रखना है। और एक एक्ट इसमें कहा जा रहा है 1961 का एक्ट। क्या है? 1961 के एक्ट में क्या प्रमुख बातें थी? 1961 की जगह अब बात करें तो ये 1961 की जगह अगर यहां पर 1861 होता
क्लियर है। 1861 अगर होता तो ये 1861 का एक्ट भी हमें कुछ बातें बतलाता है। 1861 के एक्ट में अगर बात की जाए तो इसमें प्रमुख बात क्या हो जाती है आपकी, 1861 में ये कहा गया था कि एक तो आपका 1862 में 1800 एक्ट के तहत 1862 में 3 जगहों पर, 3 जगह कौन सा आपका, एक हो जाता है मद्रास, मद्रास के बाद एक हो जाता है आपका बंबई और एक हो जाता है आपका कलकत्ता। कलकत्ता, बंबई और मद्रास कहां कहां पर, कलकत्ता, मुंबई मतलब बंबई, ठीक है, ये बंबई और ये मद्रास, इन तीनों स्थानों पर क्या गठन किया गया था, हाई कोर्ट का गठन किया गया था। किस अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत। तो ये भी बात अगर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में अब बात करें तो वायसराय को इसी अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को भी एक अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। आपातकाल की स्थिति में जो अध्यादेश जारी होता है वो अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार किस अधिनियम के तहत दे दिया गया था, वायसराय को 1861 के अधिनियम के तहत। तो ठीक है दोस्तों, ये काफी चर्चा कर ली हमने। तो 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनी विधायिका केंद्र में निर्मित की गई, जहां पर प्रांतों में विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक होता है आपका हस्तांतरित विषय, एक होता है आपका आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय गवर्नर तथा वहां की जो विधायिका होती है, विधायिका कार्यकारिणी परिषद, उसके नियंत्रण में रख दिया गया, जबकि वायसराय ने अपने नियंत्रण में रख लिया है आरक्षित विषयों को, जिसके अंदर विदेशी मामले, रक्षा, संचार ये आ जाते हैं, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1919 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया, ठीक है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। अब यही की पॉइंट है इसका, यही मेन बिंदु है, इसी को समझना पड़ेगा। और ये समझ लेते हैं हम, फिर आंसर तो हम करेंगे ही सही, कौन सा इसका आंसर होगा। पहले समझ लेते हैं कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। ऐसा देश जिस देश में या जिस देश के संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान ना हो, क्या कहा मैंने, प्रस्तावना का प्रावधान नहीं हो, साथ में हम कहेंगे वहां पर फंडामेंटल राइट ना हो, मूल अधिकार ना हो, साथ में हम कहें वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य ना हो, क्या क्या, प्रस्तावना ना हो, फंडामेंटल राइट ना हो, और साथ में आपका फंडामेंटल ड्यूटी ना हो, साथ ही साथ आपका प्रमुख रूप से लिखित संविधान ना हो। तो यह स्थिति जहां पर मौजूद नहीं होती है, वहां पर होता है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। क्लियर हुआ। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत में कौन कौन सी चीजें आती है, आपकी प्रस्तावना नहीं होती है, फंडामेंटल राइट नहीं होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होती है, और लिखित संविधान का प्रावधान नहीं होता है। ऐसे देश को कहा जाता है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पर संचालित होना। ऐसे कौन कौन से देश है आपके, आपका कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ठीक है, सॉरी उत्तर कोरिया, आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे देश हो गया, आपके संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत वाले देश हो जाते हैं, ठीक है। तो यह प्रावधान भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो वह अधिनियम था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ 2 अधिनियम की ओर चर्चा करते हैं। जो 1919 का अधिनियम है, ये 1919 के अधिनियम का एक और नाम देखने को मिलता है। यह नाम क्या हो जाएगा आपका, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ये मार्ले होता है आपका कौन, भारत सचिव, ठीक है, जबकि मिंटो क्या होता है आपका गवर्नर जनरल या वाइसराय, ठीक है। तो इन दोनों के नाम को जोड़कर इस अधिनियम को बना दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार। लेकिन वाइसराय इस समय प्रयुक्त नहीं हुआ करता था शब्द, ठीक है, गवर्नर जनरल ही उसको कहा जाता था, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में गवर्नर तथा भारत सचिव के दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार कहा जा रहा है। किसको, 1919 के अधिनियम को। जबकि 1919 के अधिनियम को थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सुधार, ठीक है, यह भी 1919 का है।
फिर आपका भारत शासन अधिनियम 1935, और ये भारत शासन जो अधिनियम आपका, ये भारत शासन अधिनियम जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे आपके 3 गोलमेज सम्मेलन, उस 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आपका 1935 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, जिसके तहत भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान का 2 राष्ट्रों के रूप में विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, बाकी अधिनियम के बारे में और विस्तार से हमें देखना है। 1935 के अधिनियम के बारे में अगर चर्चा करनी है तो 1935 के अधिनियम में ही आपका जो बर्मा है, वर्तमान में जिसे म्यांमार कहा जाता है, उस बर्मा को 1937 में, कब 1937 में जो आपका बर्मा पहले हुआ करता था, जो इसका वर्तमान नाम म्यांमार है, इस बर्मा को भारत संघ से अलग कर दिया गया। कहां से अलग कर दिया गया? भारत से। तो किस अधिनियम के तहत? आपका 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। एक और बात आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 1935 को मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए एक केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का गठन किया गया। किसका? आरबीआई का गठन भी किस दौरान किया गया? आपका 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को। और इसी के साथ एक और अगर बात की जाए, 1937 में ही संघीय न्यायालय का गठन किया गया। 1937 में ही एक संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया। ठीक है, अन्य भी कई सारे प्रावधान किए गए हैं। मेन हमने प्रावधान की चर्चा कर ली है। अगर इसमें ज्यादा ही विस्तार करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो कुछ संक्षिप्त रूप में काफी महत्वपूर्ण बातें हम यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तीसरा प्रश्न होगा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या कहा जा रहा है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा, यहां पर संविधान सभा की थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। जो आपका संविधान सभा है, इस संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य कोई कार्य करने के लिए, तो इसके 2 कार्य थे। संविधान सभा को 2 कार्य करने होते थे। अब संविधान सभा को जब 2 कार्य करने होते थे, तो दोनों कार्य उनके कौन कौन से हुआ करते थे? एक कार्य तो उसका हुआ करता था कि संविधान सभा जो होती है आपकी, उसे संविधान का निर्माण करना था। पहला कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। क्लियर है? दूसरा काम क्या हुआ करता था? शासन का संचालन करना। शासन का संचालन। तो संविधान सभा का जो गठन किया जाना था या गठन किया गया था, उसका उद्देश्य 2 कार्य को करने के लिए किया गया था। एक काम होता था उसका संविधान का निर्माण करना, जबकि दूसरा कार्य होता था उसका शासन का संचालन करना। अब संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो बनाए गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद। जबकि शासन के संचालन के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था जी.वी. मालवंकर। इसीलिए आप बोलते हैं पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? जी.वी. मालवंकर, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष का क्या काम होता है? शासन का संचालन करना। वहां पे शासन का संचालन का मतलब लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना। वहां पे कैसे कैसे कार्य किए जाएंगे, किसके लिए कितना समय निर्धारित किया जाएगा, वो सभी का काम किसके ऊपर उत्तरदायित्व होता था? और लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष शासन के संचालन के रूप में संविधान सभा के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, और उसके अध्यक्षता के लिए जी.वी. मालवंकर को पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जबकि संविधान सभा के निर्माण के लिए राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, यदि आपका इस ऑप्शन में जी.वी. मालवंकर नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ? और राजेंद्र प्रसाद को आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया है?
ठीक है, क्या पूछा गया? सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कहा जाता है। तो 26 जनवरी 1949 को, क्योंकि जब आप प्रस्तावना को रीड करते हैं, जब उसके अंतिम 2-3 लाइनों को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा होता है कि मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2007, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2004, और बाहर लिखा होता है उसमें 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1949 ब्रैकेट में लिखा होता है मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा हम संविधान सभा मतलब संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया है, लेकिन पूरी तरह से भारत का संविधान, या कहें हमारे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद, इन सभी अनुच्छेदों को कब लागू किया गया? तो वो लागू करने की तिथि थी आपकी 26 जनवरी 1950। क्लियर है दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य यह था, क्योंकि हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो चुका था नवंबर में। कहां गया आपका आंसर? 26 नवंबर 1949 होगा इसका। ठीक है, 26 जनवरी नहीं, ये सी वाला, बी वाला 26 नवंबर। तो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर को बनकर जब तैयार हो चुका है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि उसको वेट क्यों किया गया है 2 महीने का? दिसंबर, आपका दिसंबर के बाद 26 जनवरी तक वेट किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 26 नवंबर वाली तिथि 26 जनवरी वाली तिथि की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय कौन सी घटना घटित हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पर उद्घोषणा की थी, नवंबर में उद्घोषणा की थी कि आने वाली 26 जनवरी 1931 को, आने वाली 26 जनवरी 1931 को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस को मनाएंगे, भारत का एक स्वाधीनता झंडा वहां पे लहराएंगे। तो यह उद्घोषणा 26 जनवरी 1931 को डिसाइड की गई थी, इसलिए इस डेट को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था, तो वो कब लागू किया गया आपका? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर पूरी तरह से लागू कब कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को। ये बीच की अवधि है, इसमें कार्य जो संचालित होंगे वो 1935 के अधिनियम के तहत ही जारी रहेंगे। ठीक है, जो भी स्थिति निर्मित हो जाती है तो वो उसी समय कुछ आपातकालीन स्थिति होगी, उस अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, कुछ अनुच्छेदों को रखा गया था, जिसको 1950 में 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है। 1891 में जन्म होता है, 1956 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। यह भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी, आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, जिन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए टाल देने की बात कही गई थी या स्थगित कर देने की बात कही गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अब भारतीय संविधान सभा जब गठित की गई, भारत का संविधान जब निर्मित हो चुका था, ध्यान रखना आपको, प्रारूप समिति को लेकर कई लोग यह इस संदेह में रहते हैं कि आखिर प्रारूप समिति का जो गठन किया गया है, तो क्या इसका उद्देश्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया था? तो यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रारूप समिति के गठन करने का उद्देश्य यह नहीं था कि संविधान के प्रारूप को तैयार करना, जबकि जो भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसकी रीडिंग करना। ठीक है, उसको देखना, उसमें कहां त्रुटि हो गई है उसका विश्लेषण करना, इस आधार पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के गठन करने की जो डेट है आपकी, वो डेट कौन सी होगी कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके और ये समिति जो होती है ये 7 सदस्यीय होती है। 7 सदस्य का मतलब सदस्य जब बोला जाता है तो अध्यक्ष इसमें शामिल होता है। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया आपका भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इनके 6 सदस्य थे। एक सेकंड रुकिए। 6 सदस्य इसमें नियुक्त किए गए थे। वो 6 सदस्य कौन से हो जाएंगे? आपके 6 सदस्य हो जाएंगे। 6 सदस्यों में सबसे पहले नाम होगा आपका, एक हो जाएगा आपका अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, तो अय्यर में शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हो जाएंगे। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण एक हो जाएगा आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर। एक हो जाएगा आपका डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो ये 3 प्रमुख सदस्य हो गए। अन्य सदस्य 3 हो जाएंगे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये चौथे सदस्य हो गए। 3 सदस्य आपके ये हो रहे हैं। ठीक है, चौथे सदस्य। 5वें सदस्य के रूप में यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वह होगा आपका कि एन माधव राव को नियुक्त किया गया था। एन माधव राव को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया था? बी.एल. मित्र के स्थान पर। माधव राव को किसके स्थान पर? बी.एल. मित्र के स्थान पर। बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण माधव राव को, ठीक है, क्या कहेंगे हम, एन माधव राव को नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार एक होता है आपका डीपी खेतान। डीपी खेतान की 1948 में डीपी खेतान इनकी डेथ हो जाती है, तो इनके स्थान पर एक नए व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो हो जाएंगे आपके टी कृष्णामचारी। क्या हो जाएंगे? टी कृष्णामचारी। तो देखिएगा, एक हो जाएंगे अध्यक्ष आपके बी आर अम्बेडकर, फिर हो जाएंगे आपके 6 सदस्य के रूप में अय्यर, अयंकर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, और एक हो जाएंगे आपके टी कृष्णामचारी। ये 6 सदस्य थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, और एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो 6 + 1 7, तो ये 7 सदस्यीय समिति थी जो प्रारूप समिति के तहत इसका गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाकी आपको जो नाम दिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य होंगे, स्थायी अध्यक्ष होंगे, अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी। आपके स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो आपका स्वतंत्र हो गया भारत, तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे आपके कौन से? राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति का जो गठन किया गया था, वह उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह जो समिति गठित की गई थी, यह समिति में लगभग क्या, इसमें 55 मेंबर थे, 55 सदस्य, 55 सदस्यीय निकाय थी। और 55 सदस्य में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हुआ? तो 55 सदस्यीय निकाय थी। सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था, जिसके 55 सदस्य थे, और अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। लेकिन यहीं पर हम बात करेंगे, मूल अधिकार के लिए एक उपसमिति बनाई गई थी और अल्पसंख्यक के लिए भी उपसमिति बनाई गई थी। ठीक है, मूल अधिकार के लिए उपसमिति और साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए
उप समिति। तो जो आपकी मूल अधिकार के लिए जो उप समिति बनाई गई थी, इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जे.बी. कृपलानी को। किसे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी को नियुक्त किया गया था। जबकि अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति का जो गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। क्लियर हुआ? तो एच.सी. मुखर्जी को अल्पसंख्यकों की उप समिति के रूप में अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मूल अधिकार की उप समिति के लिए जे.बी. कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। और यदि आपसे सिंपल पूछा जाए कि मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक हेतु परामर्शदात्री समिति या सलाहकार समिति का गठन जो किया गया था, वो किसकी अध्यक्षता में होता? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये तो सिंपल आपको पता ही है, अमेरिका से इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अमेरिका से संविधान का प्रारंभ होता है। एक लिखित संविधान सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? आपका अमेरिका। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता होगा, जब भारत का मूल संविधान तैयार हुआ था, मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी रखी गई थी? 8। इसके बाद में इसमें +1 किया, +1 किया, +1 किया। ठीक है, जो ये आपका +1 है, ये आप जानते होंगे कि ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत फिर नगर पंचायत, ऐसे दो मतलब स्थानीय निकाय के लिए, यह तो ग्राम पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई थी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो ग्राम पंचायत का यहाँ पे गठन, ठीक है, और आपको पता ही होगा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पंचायत का प्रावधान किया गया था। तो 2 अनुसूची बाद में ऐड की गई। फिर बाद में आप देखेंगे शिक्षा से संबंधित 11वीं अनुसूची के रूप में इसमें शामिल किया गया। ठीक है, 14 वर्षों तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक अनुसूची के रूप में 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी? टोटल हो जाएगी आपकी अनुसूचियों की संख्या 12। ठीक है, तो आज वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कुल अनुसूची की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 12। ठीक है, 1 मिनट के लिए उठिएगा। हाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं। देखिएगा, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, मैं अनुसूचियों की चर्चा करते हो सकता है किसी अन्य टॉपिक पे चला गया था, हमें अनुसूची का ध्यान रखना है। मैं कुछ और बताने जा रहा था आपको। तो अनुसूची के बारे में जो चर्चा की जा रही है, तो अनुसूची की संख्या कुल कितनी थी? ठीक है, अनुसूची जब आप देखेंगे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितनी कुल अनुसूचियां थी आपकी? कुल अनुसूचियों की संख्या थी आपकी 8 अनुसूचियां। फिर आपकी 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा जाता है सबसे 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित है आपकी। फिर 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल कानून से संबंधित है। फिर आपकी 11वीं सूची आती है, या 11वीं अनुसूची आती है पंचायत की शक्ति और प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित। फिर आपकी नगर पालिका या नगर पंचायत से संबंधित 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? 12 अनुसूचियां। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। अब 12 अनुसूचियों में अगर 12 ही अनुसूची आपको देखना है शॉर्ट में कि पहले अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरे में क्या है, तो एक शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं मैं कि पहली अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है वो आपको बताती है राज्य और संघ की परिभाषा के बारे में, राज्य और संघ के बारे में। ठीक है, जबकि आपकी दूसरी अनुसूची बताती है, दूसरी अनुसूची होती है जो ये कहती है कि संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की क्या क्या परिलब्धियां होगी। परिलब्धियां का मतलब उनके क्या वेतन होंगे। तो इसका मतलब दूसरी अनुसूची वेतन की बात करती है, जबकि तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में चर्चा की जाती है, शपथ। तो 30 अनुसूची में शपथ है। जबकि चौथी अनुसूची की आप बात करेंगे तो चौथी अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के लिए क्या कहा जा रहा है? चौथी अनुसूची में सीटों के आवंटन की बात की जाती है, जैसे कि आपके राज्यों प्लस यूटी। ठीक है, यूटीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। यहां से कितने सदस्य किस में आएंगे? सीटों का आवंटन कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों का
आवंटन। क्लियर हुआ। राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की जाती है, जबकि 5वीं अनुसूची आपकी एसटी एससी के क्षेत्रों में प्रशासन से संदर्भित है। आपकी 5वीं अनुसूची किससे संबंधित? आपकी एसटी और एससी के प्रशासन से संबंधित, प्रशासन प्लस नियंत्रण से संबंधित आपकी 5वीं अनुसूची है। जबकि 6ठी अनुसूची बोलती है आपकी कि असम मेघालय अमी मैत्री, जिसे कहा जाता है कि अमी मैत्री वाले राज्यों में जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब अमी मैत्री क्या क्या है आपका, 6ठे में देखते हैं। यहां पर अमी मैत्री मैं कह रहा हूं तो अ मतलब असम, मी मतलब मिजोरम, मे मतलब मेघालय और त्रि मतलब त्रिपुरा। अमी मैत्री त्रिपुरा। इनके जनजाति क्षेत्रों में जनजाति प्रशासन से संबंधित। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? अमी मैत्री राज्य असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है आपकी। फिर आएंगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची आपकी जो 7वीं अनुसूची बताती है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची क्या बताती है आपकी? यहां पे लिखते हैं, यहां पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में चर्चा की जाती है। कहां पर? 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में चर्चा है। यहां पर कुल वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। मूल संविधान में कुल 18 भाषा थी। पहली भाषा के रूप में सिंध को शामिल किया गया है। फिर सिंध के बाद में इसमें 4 भाषा को और शामिल किया गया है। फिर अंततः इसमें 3 भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, आपको संविधान संशोधन का पता होना चाहिए। जैसे कि 18 लिखा है यहाँ पे, 14 भाषा थी आपकी। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा? 14 भाषा थी। पहली सिंध भाषा के रूप में इसमें पहली भाषा को जोड़ा गया है और सिंध भाषा को जोड़ने जाने का समय हो जाएगा आपका 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 को पहली भाषा के रूप में सिंध भाषा को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में शामिल किया जाता है। उसके बाद 4 भाषाओं को, और 4 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? 4 भाषा के रूप में देखेंगे आप तो ये तो अंत में जोड़ी गई थी आपकी 4 भाषाएं। पहले 3 भाषा जोड़ी गई, फिर 4 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषा कौन सी आपकी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारत की भाषाओं में शामिल किया गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। फिर अंततः 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इन 4 भाषाओं को 2003 में 91वें संविधान संशोधन, शायद 91वें संविधान संशोधन नहीं होकर इसका 92वें संविधान संशोधन आपका 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में 4 अन्य भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तब जाकर आज वर्तमान में भाषाओं की संख्या हो जाती है टोटल 22। ठीक है, तो 22 भाषा किसमें? आपका 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची आपकी जो संबंधित है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची आपका दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, जबकि 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका पंचायत या नगर पंचायत से संबंधित है। तो कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाती है आपकी 12 और 12 अनुसूची आज वर्तमान में भारतीय संविधान में दिखाई देती है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी आपकी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक बात अगर जो हम चर्चा कर रहे थे कि 8वीं अनुसूची जो 8 टोटल अनुसूचियां थी, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ध्यान रखना है कहां पर आपका 9 नंबर पर हमने जो अनुसूची लिखी थी यह भूमि सुधार आपका, ये 9वीं अनुसूची जो शामिल की गई थी आपकी प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका 1951 में। तो 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो पहली अनुसूची जो शामिल की गई थी संविधान में वो थी आपकी 9वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाकी आप टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी का टेस्ट सीरीज
जो चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। 10,000 प्रश्नों का इसमें समावेशन किया गया है। बाकी आप इसके इच्छुक हैं तो GLC IAS MPPSC के एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अन्य जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अभी मैंने क्या कहा था, इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अमी मैत्री। तो अमी मैत्री का मतलब अमी मैत्री, अ का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अभी एक कोड बनाया था हमने, ये क्या हो गया, अमी मैत्री, ठीक है। अमी मैत्री में क्या हो जाएगा आपका, अ मतलब असम, मी मतलब मिजोरम, मे मतलब मेघालय और त्रि मतलब हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। तो देखिएगा असम है, मेघालय है, मेघालय आपका त्रिपुरा है, जबकि मणिपुर का ही नहीं है आपका। तो छठे अनुसूची में से कौन सा राज्य पर लागू नहीं होती है? आपका सीधा आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। तो वह संशोधन कब हुआ था? आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है, 1976 को किया गया था। और इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द को शामिल किया गया था। 3 शब्द कौन कौन सा जाएंगे आपके? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक हो जाएगा आपका अखंडता। इन 3 शब्दों को शामिल किया गया था भारत संविधान की प्रस्तावना में। तो तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इन तीनों शब्दों को शामिल किया गया और इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा पहला विकल्प। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को शामिल किया गया, जो कि आपके समक्ष है। तीनों शब्द हो जाएंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? सभी को पता होगा। पहली लाइन जब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना की, हमारे उद्देशिका की, तो वहाँ लिखा होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो हम कहेंगे कि भारत की प्रस्तावना में ही सबसे पहले हम भारत के लोग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, हम भारत के लोग शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उस समय जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था और संविधान सभा में जो सदस्य थे वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था तो क्या वह वयस्क मताधिकार पर के आधार पर हुआ था? तो ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसमें जो भी सदस्य उसमें शामिल थे, यदि चुनाव होता भी तो सभी जनता उन्हीं सदस्यों में से किसी को चुनती और वही सदस्य फाइनली आपके संविधान सभा का निर्माण करते। इसलिए कहा जाता है कि यह भारत का जो संविधान बनकर जो तैयार हुआ है, यह संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसी आधार पर आपने सुना होगा भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के बारे में एक बात कही थी कि यह कहा था उन्होंने कि संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया जो संविधान है, संविधान सभा के द्वारा जो तैयार किया गया संविधान है वह अंतिम और निर्दोष नहीं है। क्या कहा उन्होंने? वह अंतिम भी नहीं है। ऐसा कहें कि निर्दोष है तो निर्दोष है, ऐसा भी कहना गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट होता है तो वह 2/3 बहुमत के माध्यम से यह साबित कर दे कि मैं इस चीज से असंतुष्ट हूं, तो उसको
बदल दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि भारत की जनता इस प्रकार के परिवर्तन के लिए उसके पक्षधर नहीं है या उसके समर्थक नहीं है। क्लियर है? ये भीमराव अम्बेडकर के शब्द रहे हैं जिन्होंने संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया संविधान के बारे में बतलाया था। ठीक है, तो हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग मतलब सभी जनता के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया गया है, जिसका उल्लेख आपको मिलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द है? जब आप पूरी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो देखिएगा, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो संशोधन हुआ था, उसमें आपके समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को और एक अखंडता वाले शब्द को शामिल किया गया था। तो ये दोनों शब्द तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आप बात करेंगे प्रभुत्व संपूर्ण। प्रभुत्व संपूर्ण का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य होता है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया है तो भारत अपने आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार के किसी भी अन्य देशों के लिए, किसी भी अन्य देशों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी अन्य देश के बंधन में बंधकर ना तो आंतरिक निर्णय लेंगे ना बाह्य निर्णय लेंगे। अर्थात ऐसा राष्ट्र जो आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उस राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है, जिसका उल्लेख भी भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसलिए समाजवादी भी है आपका, पंथ निरपेक्ष भी है और संप्रभुता भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोक कल्याणकारी राज्य जैसी बात कहां पर नहीं की गई है? आपकी प्रस्तावना में नहीं की गई है, या प्रस्तावना कहें या उद्देशिका कहें। ठीक है, यह उद्देशिका का आधार कहां से तैयार हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को फाइनली संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिएगा, अभी चर्चा कर चुके हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही बात है, सेक्युलरिज्म की बात की जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में एक ही शब्द है, हिंदी में दो शब्द देखने को मिलते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान में लागू संविधान के अभिन्न अंग नहीं थे। तो बताइए, दोनों शब्दों को कब जोड़ा गया था? आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में हो रहा है, तो 1976 में आ रहे हैं, इसका मतलब 1950 में लागू थे क्या? तो 1950 में उसके अंग नहीं थे। इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। उक्त शब्द मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कब जोड़े गए? 1976 में। फिर अगला तीसरा विकल्प है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो यह भी गलत हो जाएगा। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो यह कहना भी गलत होगा क्योंकि 1976 में यह अंग बन चुके हैं। अगर यहाँ यह होता कि मूल संविधान या मूल प्रस्तावना के अंग नहीं थे, तब सही हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको 1950 में जब संविधान लागू हो रहा है तो उस प्रस्तावना में ये अंग नहीं थे, तो बात सही हो जाती है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है, और यही कहा था उन्होंने कि पवित्र दस्तावेज है, यह कोई निर्दोष भी नहीं है, लेकिन साथ में यह अंतिम भी नहीं है। यदि कोई इससे असंतुष्ट है तो 2/3 बहुमत लाकर इसमें फेरबदल कर सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब भारत की जनता उनके साथ में नहीं है। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है? केंद्र, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार मतलब अधिकार प्राप्त होता है। तो एक ही सर्वोच्च हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। तो संविधान की सर्वोच्चता है तो संविधान के द्वारा ही सभी को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय निकाय हो, सभी को कहां से होता है? भारत के संविधान के द्वारा। ठीक है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया। बाकी अन्य चिन्ह की भी हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब एक्सेप्ट किया गया। तो आप देखेंगे इस प्रश्न में आने से पहले कुछ अन्य बातों को भी जान लेते हैं। जैसे कि प्रश्न आ सकता है आपका कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, किसे? राष्ट्रीय ध्वज को
राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। एक डेट तो याद रखना आपको। दूसरी डेट आपको एक और याद रखना है कि मई 1949 में भारत ने अपने आप को राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की या राष्ट्रमंडल का सदस्य बताया। दूसरा, आप 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया, ठीक है। एक गान के रूप में राष्ट्रगान, गीत के रूप में राष्ट्रगीत को एक भारत के द्वारा, ये भारत राष्ट्र के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जबकि आपका 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया, चुनाव किया गया, राष्ट्रपति के रूप में उसका चुनाव किया गया। तो यहां पर प्रश्न था आपका, राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1948, ठीक है। 26 जनवरी 1948 को राजकीय चिन्ह के रूप में, 1950 का ध्यान रखिएगा, 48 बोला है मैंने। 26 जनवरी 1950 को केंद्र तथा राज्य सरकार को, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा केंद्र कितने संघ राज्य बनाए गए थे? कहने का मतलब यह है कि इस समय सरदार जो आपका फजल अली समिति बनी थी, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन किया गया था 1953 में, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके? फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया गया था। दो अन्य सदस्य थे, हृदयलाई कुंजरू और के एम पणिक्कर, ये दो अन्य सदस्य भी थे। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इन्होंने सिफारिश की थी, आयोग की जो सिफारिश हुई थी, इतनी सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ और इसके तहत भारत में 14 राज्य प्लस 6 यूटीज, ठीक है, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, जो कि फजल अली समिति की सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को किया गया और 1 नवंबर को 14 राज्य और 6 यूटी अस्तित्व में आ गए थे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और आज वर्तमान में कितने हैं राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने सुना होगा 31 अक्टूबर 2019, क्या कहा मैंने? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश उभर कर सामने आए। राज्य को समाप्त करके एक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो संख्या हो जाती है 7 से बढ़कर आपकी डायरेक्ट 9 के बाद क्या हुआ था? 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली को दमन एवं दीव में मिला दिया गया और मिलाने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो जाती है कितनी? आपकी 8 संख्या हो जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न होगा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? 1996 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 1996 में पूछा गया, तो आपको पता ही होगा। कितने बताएंगे इसमें? तो उस समय कितने थे आपके? 8 थे, ठीक है। लेकिन आज वर्तमान में भी कितने हैं? 8 है। बीच में जब हौच पौच हुआ था तब कितनी संख्या हो गई थी? आपकी 7 हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप का हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? कितना अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी आज तक उस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला है। लेकिन ध्यान रखना है, अब तो बदल गया है,
ठीक है, पहले नहीं बदला था। अब जितने भी राज्य आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, इन सभी के राजधानी का नाम परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, अब वो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले 1996 में, कब, 1996 को एक तो आपका तमिलनाडु, एक हो जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है आज वर्तमान में, चेन्नई। पहले क्या हुआ करती थी, मद्रास। तो मद्रास से क्या बदली आपकी, चेन्नई। ठीक है, ये कब परिवर्तन हुआ, 1996 में। महाराष्ट्र की बात करें तो पहले राजधानी क्या थी, बंबई, और अब क्या हो गई है, मुंबई। ठीक है, 1996 की बात कर रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे सीधा केरल की, तो केरल की राजधानी अब क्या है, तिरुअनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी क्या, और यह कब परिवर्तन होगी, 1991 में। और पहले राजधानी क्या थी, त्रिवेंद्रम थी। अब क्या हो गई है, तिरुअनंतपुरम राजधानी हो जाएगी किसकी, केरल की। 1991 में इसकी 1991 तक इसकी राजधानी त्रिवेंद्रम थी, उसके बाद में राजधानी परिवर्तित हो गई है। फिर देखेंगे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी 2001 में परिवर्तित होती है, 2001 में परिवर्तित होती है। और पहले इसकी राजधानी क्या थी, देखिए 2005 का क्वेश्चन पूछा गया है, हम 2001 की तो बात करेंगे ही सही। तो पहले राजधानी क्या थी इसकी, कलकत्ता। क्या थी, कलकत्ता। अब क्या हो गई है, कोलकाता। ठीक है, तो तीनों की राजधानी परिवर्तित हुई है। इसका मतलब आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी 2005 तक तो परिवर्तित नहीं हुई थी, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां, 3 राजधानियां हैं। तो यहां पर चर्चा कर लेते हैं। वैसे इस प्रश्न का आंसर 2005 के अनुसार क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं, 3 राजधानियां हैं। तीनों कौन कौन सी है, एक हो जाएगी आपकी अमरावती, इसको विधायिका राजधानी कहा जाता है, विधायिका राजधानी। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम आपकी कार्यपालिक राजधानी है, कार्यपालिक राजधानी हो जाएगी। एक हो जाएगी आपकी एक जिसे कहा जाता है कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल, ये हो जाएगी आपकी न्यायिक राजधानी। ठीक है, तो अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, ये 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और आपका जो तेलंगाना बना है उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद। लेकिन जब तक दोनों राज्य अलग नहीं हुए थे तब तक इसकी राजधानी क्या थी, हैदराबाद। तो लंबे समय से यही चली आ रही थी, इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाता था पहले 2005 तक आप बात करें या 2014 तक की बात कर लीजिए, क्योंकि 14 में इसका विघटन हुआ है, 2 राज्य बनाए गए। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, ये 3 राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा की थी कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो कब किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था आपका 1900, कब बना था, 1953, फजल अली समिति की, फजल अली की अध्यक्षता में। और पुनर्गठन कब किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जून 1948 को एस.के. धर समिति का गठन किया जाता है। तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर किसी भी प्रकार के राज्यों का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद नवंबर 1948 को जेवीपी समिति का गठन किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो इनका जब इस समिति का गठन किया जाता है तो यह समिति क्या बोलती है कि राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को समाप्त नहीं किया, जबकि उन्होंने इस बात को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया कि नहीं, इस पर थोड़ा विचार करेंगे, हम जरूर बनाएंगे लेकिन अभी नहीं बना सकते, कुछ समय के लिए इन्होंने स्थगित कर दिया गया। तो जेवीपी समिति ने राज्यों पुनर्गठन या राज्यों के भाषाई आधार पर निर्माण की बात को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद आपका 1953 में फजल अली समिति का गठन किया जाता है और 1956 में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया जाता है। तो 1956 के तहत ही आपका क्या हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष लागू किया गया है, किस वर्ष किया गया, तो हो जाएगा आपका 1956 में। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। देखिएगा, एक स्टोरी बताते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, यहां पर आ गए थे हम नवंबर 1948 को जेवीपी समिति का गठन किया गया था। इन्होंने स्थगित की थी किस मांग को, स्थगित कर दिया गया था और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश एक व्यक्ति है, कांग्रेस के व्यक्ति है, या फिर हम कहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी है, पोट्टी श्रीरामल्लू। ठीक है, पोट्टी श्रीरामल्लू ये आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, 57 डेज के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी देश के रूप में इसकी मांग और जोरों शोरों से उठने लग जाती है। तभी जाकर भारत सरकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश का कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को गठन कर दिया जाता है। तो वह राज्य होगा आपका पहला भाषाई आधार पर गठित हुआ राज्य आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो भारत में तो एकल नागरिकता है, तो भारत में नागरिकता का प्रावधान कहां पे किया गया, आपको पता ही होगा। ठीक है, भाग 2 है, भाग 2 में अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के प्रावधान किया गया है। यहाँ पर भारत में नागरिकता, एकल नागरिकता जो प्रदान की गई है। साथ में आप देखेंगे कनाडा में भी एकल नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी एकल नागरिकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है और संघ की अलग नागरिकता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकता देखने को मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को कहाँ पर स्वीकार किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आंसर हो जाएगा इसका USA। मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या वह व्यक्ति कोर्ट के या न्यायालय के दरवाजे को खटखटा सकता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल खटखटा सकता है, या फिर हम कहें कि उस दरवाजा खटखटाना इसका मतलब वहाँ पे वाद होगा, इसका मतलब मुकदमा को दायर किया जाएगा, वहाँ पे उनकी बात को सुनी जाएगी। तो हम कहेंगे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, वाद योग्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, जिनकी वाद योग्य हो जाने का मतलब इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह वाद योग्य होता है, जबकि आपका नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य होता है, क्योंकि आपका अनुच्छेद 37 में ही बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय होते हुए भी इसकी महत्ता बनी रहेगी और राज्य इसे लागू करने के लिए इसके लिए कोई अधिनियम लेकर आएगा। ठीक है, ऐसी बात की गई है 37 अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। तो वो कैसे आपके अवाद योग्य, जबकि मूल कर्तव्य के बारे में कहा जाता है कि यह सामान्यतः अवाद योग्य है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वाद योग्य होंगे या अवाद योग्य होंगे। तो वहां पर मूल कर्तव्य सामान्यतः अवाद योग्य है, जबकि आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, वाद योग्य, जिनकी हनन के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको सीधा सा बात करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। तो बाल अधिकार की सुरक्षा के बारे में आप मौलिक अधिकार जब देखते हैं, मूल अधिकार जब आप देखेंगे तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 23 आप देखेंगे। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 24 नंबर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 24 में स्पष्ट कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध करता है। बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध करता है कौन सा अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के
नियोजन को प्रतिबंधित। क्लियर हुआ? तो अनुच्छेद 24 से क्या हो जाएगा आपका, बाल अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। फिर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 इन दोनों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो मूल अधिकार है आपका, तो मूल अधिकार एक होता है आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो 23-24 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और 23 में क्या बात की गई है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार बलाश्रम का प्रतिषेध करता है। मानव का ना तो दुर्व्यापार किया जाएगा, ना ही उनका उससे के साथ बेगार किया जाएगा, ना ही उनसे बलाश्रम कराया जाएगा। इस सभी का प्रतिबंध करता है आपका अनुच्छेद 23। ठीक है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका कौन सा हो जाएगा, 21। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आपका अनुच्छेद होता है आपका अनुच्छेद नंबर 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब समानता का अधिकार जो आपका मूल अधिकार है। तो समानता का अधिकार में 17 जो अनुच्छेद है, जो 17 अनुच्छेद हो जाएगा आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन। जबकि आपका अनुच्छेद 14 जो बोलता है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। ठीक है, विधि का समान संरक्षण तथा विधि के समक्ष समानता। तो विधि का के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन से प्रभावित है, जबकि आपका विधि का समान संरक्षण ये यूएसए से प्रभावित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। अनुच्छेद 14 यही बात करता है कि सभी लोग समान है विधि के समक्ष और सभी का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा, ये बात करता है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक विवाद आया था, इसमें एक वाद है, और वाद कौन सा हो जाएगा इसमें, एक बात आपको ध्यान रखना है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक वाद आया था। वहां पे स्पष्ट किया गया था कि जो अनुच्छेद 21 है यह केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी हो, उसको रोजी रोटी का अधिकार भी हो, स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार हो। यह सभी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। केवल जीवन जीने का अधिकार ही नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार और साथ ही स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसलिए हम कहते हैं कि अनुच्छेद 21 काफी बड़ा अनुच्छेद है, छोटा मोटा अनुच्छेद नहीं है, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ में स्पष्ट कर दिया गया 1978 में। ठीक है, 1917 अनुच्छेद आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए आपका अनुच्छेद है एक अनुच्छेद 17 और एक अनुच्छेद 35। इन दोनों अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी दंड के लिए कोई विधान बना सकती है। कौन? संसद। ठीक है, संसद जब विधान बना सकती है तो संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का प्रावधान किया गया था, जिसे 1976 में परिवर्तित करके एक नया अधिनियम बन गया। उसका नाम हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। 76 में क्या हुआ, उसमें संशोधन हुआ, संशोधन करके नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संसद ने शक्ति का प्रयोग करते हुए एट्रोसिटी एक्ट कह सकते हैं, ST/ST एक्ट भी बनाया, आपका एट्रोसिटी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, जबकि आपका एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी बनाया गया है, जो अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए बात करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम आगे 19वें अनुच्छेद की ओर बात कर लेते हैं। ये अभिव्यक्ति के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन ध्यान रखना है अनुच्छेद 19(1) के क से लेकर क, ख, ग, घ, अंग और छ नहीं है यहां पर। ठीक है, च को हटा देना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, और ये 6 स्वतंत्रता में एक होती है आपकी 19 च। कौन सी होती है? 19
एक का च और एक होता है आपका अनुच्छेद 31। ये दोनों ही आपके संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जिससे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इनको विलुप्त कर दिया गया है, जबकि संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी बना दिया गया है, जिनको 300 अनुच्छेद के तहत शामिल कर दिया गया, 300A। ठीक है, वहां पर संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया, जो कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार हो गया है, अब मौलिक अधिकार नहीं रहा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आपके युक्ति युक्त निर्बंधन की चर्चा की जाती है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, 19(2) में युक्ति युक्त निर्बंधन की चर्चा की जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अभी चर्चा की है अस्पष्टता का उन्मूलन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कर्ता, ठीक है, कोई कर्ता अस्पष्टता के आधार पर किया गया है कोई कार्य। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ आपका, कोई कार्य। ये क्या हो जाएगा आपका, कोई कार्य। ठीक है, अस्पष्टता के आधार पर किया गया था। तो ऐसा, यदि ऐसा अपराध के संबंध में हो तो अनुसूचित जाति के सदस्य के संदर्भ में ऐसा किया जाता है, तभी वह अपराध माना जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में नहीं। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति के सदस्य। अनुसूचित जाति कहां गया क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है। तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। अब ये काफी अच्छा प्रश्न है आपका, ऐसे इंग्लिश में आएगा। ये तो तीसरे विकल्प में बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख दिया है, वो तो आपके लिए आसान हो गया। लेकिन यदि सारे विकल्प इस रूप में हो कि आपको पता ना चले कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, इनकी चर्चा कहां पर है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। देखिएगा क्या कहा गया है। अनुच्छेद जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो आपका आता है अनुच्छेद 32। कौन सा, अनुच्छेद 32। ये क्या बोलता है आपका, जो अन्य मूल अधिकार है, ठीक है, अन्य मूल अधिकार है, उन सभी को लागू करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 क्या बोलता है आपका, तो अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो शामिल कर मतलब अन्य अनुच्छेद को लागू करने के लिए एक अलग अनुच्छेद बनाया गया है, और इसको भी मूल अधिकार में शामिल करके ये बोला जा रहा है कि सभी अधिकार को लागू करना एक बाध्यकारी सरकार के लिए ये नकारात्मक रूप से है। ठीक है, हमारे लिए सकारात्मक है, क्योंकि सरकार को मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, जहां पर कुल कितने प्रकार की रीटों की बात की जाती है। एक होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामर्श होता है, प्रतिच्छेद होता है, उत्प्रेषण होता है, और एक होता है आपका अधिकार प्रच्छा। तो कुल 5 प्रकार की रीटें होती है। ठीक है, 5 प्रकार की रीटें, मैं आपको यहां हिंदी में लिख रहा हूं 5 प्रकार की रीटों को। एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्ष के बाद होता है दूसरा आपका परमादेश। ठीक है, तीसरा होता है आपका उत्प्रेषण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है आपका परमादेश, एक होता है उत्प्रेषण, एक और होता है आपका, अच्छा इसको चौथा कर देते हैं, यहां पे तीसरा लिखिएगा प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, और एक 5वां हो जाता है आपका अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। ठीक है, एक होता है आपका अधिकार प्रच्छा बोला जाता है इसको। ठीक है, यहां पर अच्छे से मेंशन कर देते हैं इसको। देखिएगा अधिकार प्रच्छा।
ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रेटें होती है, 5 प्रकार की एक संक्षिप्त रूप में मैं चर्चा करता हूं कि कौन क्या होती है। अब इंग्लिश में बात करें तो आपको हेबियस कार्पस बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, जबकि परामर्श को बोला जाता है मैंडेमस। ये आपका मैंडेमस ही क्या है आपका परामर्श, ठीक है। तो मैंडेमस या कहें आप परामर्श एक हो जाता है। फिर प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन इसमें तो है ही नहीं, आपका को वारंटो लिखा हुआ है, तो को वारंटो क्या हो जाता है आपका अधिकार प्रच्छा, ये अधिकार प्रच्छा, ठीक है। अधिकार प्रच्छा का मतलब को वारंटो, और आपका एक तो लिखा हुआ है हेबियस कार्पस, तो हेबियस कार्पस आपका हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और कोई नहीं लिख दिया है। बाकी अन्य देखें आप कि प्रतिच्छेद क्या होता है आपका, प्रतिच्छेद को हमने बता ही दिया है, प्रतिच्छेद होता है आपका प्रोहिबिटेशन, और आपका उत्प्रेषण हो जाता है आपका कैरी और कैरियोरियली, ठीक है। क्या हो जाता है सर्टियरी, सर्टियरी, ठीक है। आप उत्प्रेषण के बारे में, अब एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना होगा और उसके बंदी बनाए जाने का कारण बतलाना होगा। इसका मतलब कोर्ट ये बोलता है, न्यायालय ये बोलता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर न्यायालय में पेश किया जाए और उसको बंदी बनाए जाने का वजह बताया जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोला जाता है हेबियस कार्पस। और प्रत्यक्ष क्वेश्चन क्या आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है, तो ये हो जाती है आपकी हेबियस कार्पस। फिर आपका होता है परामर्श। परामर्श क्या होता है कि कोर्ट बोलता है, ठीक है, कोर्ट क्या बोलता है आपको, एक आदेश देता है, ठीक है, आदेश देता है कि यदि कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यदि कोई अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी या सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वह बाध्य है। इसका मतलब न्यायालय किसी सरकारी कर्मचारी को आदेश दे सकता है कि आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, जो कार्य करने के लिए आप बाध्य हैं, वो कार्य आप करें। यह होता है आपका परामर्श। फिर होता है आपका प्रतिच्छेद। ये क्या होता है आपका प्रतिच्छेद, ठीक है। प्रतिच्छेद में क्या कहा गया है, प्रतिच्छेद और उत्प्रेषण में एक मूल अंतर देखने को मिलेगा, और ये न्यायालय को यह रिट अधिकारिता प्राप्त है, और अनुच्छेद 32 के तहत तो यह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका 124, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत किसको प्राप्त है, आपका हाई कोर्ट को, ठीक है। तो हाई कोर्ट 226 है, 124 नहीं, आपका 226 अनुच्छेद के तहत तो आपको हाई कोर्ट को ये रिट अधिकारिता प्राप्त है, और 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट को रिट अधिकारिता प्राप्त है, ठीक है। तो देखिएगा उत्प्रेषण और प्रतिच्छेद में यही अंतर है कि यदि कोई न्यायालय, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए अधीनस्थ न्यायालय, यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के किसी डिसीजन का निर्णय देने जा रहा हो, दिया नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा इतना एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मुझे काम करना है, या फिर कहें इतना एरिया है, इस एरिया के बाहर मैं काम नहीं कर सकता हूं, और यदि मैंने इस एरिया के बाहर जाकर, इस पूरे एरिया के बाहर जाकर कोई कार्य करता हूं, कोई निर्णय देता हूं, तो मुझे हमारे ऊपर स्थित कोर्ट के द्वारा एक रोकने का प्रयास किया जाता है, और कहा जाता है कि आपके ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसके बाहर जाकर आप निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय या कहें हम कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिच्छेद रिट जारी की जाती है, तो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के निर्णय को रोकने के लिए। क्लियर है। जबकि आपका उत्प्रेषण क्या है, उत्प्रेषण यह होता है कि जैसे कि मेरा अधिकार क्षेत्र यह था और मैंने बाहर जाकर निर्णय दे दिया है, ठीक है, किसी भी बाहरी मामले को मैंने सुलझा दिया है या कोई निर्णय दे दिया है, तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी भी निर्णय कर लिया जाता है, उसके मामले की सुनवाई कर दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप ऐसे निर्णय को वापस ले, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहां निर्णय नहीं दिया है, यहां पे निर्णय दे दिया है, यही दोनों में मूल अंतर है। बात आती है आपकी अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा क्या होता है,
देखिएगा, जैसे कि कोई कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी किसी पद पर नियुक्त होता है और वहां पर जनता के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि फला अधिकारी अवैध रूप से नियुक्त हुआ है, तो फिर कोर्ट क्या करता है, उससे जानकारी प्राप्त करता है कि आपकी आखिर नियुक्ति किस प्रकार हुई है, आप बतलाइए। ठीक है, तो अवैध रूप से यदि कोई व्यक्ति पद ग्रहण करता है, सरकारी पद ग्रहण करता है, तो उसके बारे में कोर्ट या न्यायालय पूछताछ कर सकता है, उसी को कहा जाता है अधिकार प्रच्छा। तो अब काफी विस्तार से हमने चर्चा कर ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हेबियस कार्पस। अगला प्रश्न, संपत्ति के मूल्य अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? चर्चा हमने कर ली है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद कौन कौन सा था आपका? अनुच्छेद 31 था, अनुच्छेद 31 और एक आप 19 में भी मिलेगा, 19(1) का च, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है और इसको कहां पर जोड़ दिया गया है? 300A में कानूनी अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 1978 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं है? देखिएगा, समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, मतलब धर्म के पालन का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समान आवास का प्रावधान नहीं है। इसमें युक्तियुक्त प्रावधान का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न होगा आपका, देखिए आप पूर्ति कीजिए, मतलब यहां पर डैश डैश लगा हुआ है आपका। ठीक है, यहां पे खाली स्थान आपका। ठीक है, इस खाली स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है। कौन? खाली स्थान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो हम कहेंगे कि अधिकार जो होते हैं, ये अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार होते हैं, मतलब अधिकार और कर्तव्य साथ साथ में होना चाहिए। ठीक है, अधिकार होगा तो कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा तो आपका अधिकार होगा। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य को साथ साथ में चलना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य की परछाई जिस प्रकार के साथ में रहती है, उसी प्रकार अधिकार के साथ में कर्तव्य, कर्तव्य के साथ में अधिकार होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसमें अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब ये क्वेश्चन पहले भी हम चर्चा किए, ये वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में बोला गया स्पष्ट कि न्यायालय में प्रवर्तनीय न होते हुए भी इसका महत्व बना रहेगा, प्रशासन में इसका, प्रशासनिक कार्य संचालन में इसका महत्व बना रहेगा, और कोई भी राज्य नीति निर्देशक के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए किसी भी कानून का निर्माण या अधिनियम बनाकर उसे लागू कर सकता है। और नीति निर्देशक तत्व जो होता है, यह आर्थिक और सामाजिक कल्याण की बात करता है। इसका मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व की चर्चा कहां की जाती है आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि आपका पहला भाग तो क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग हो जाएगा आपका नागरिकता, तीसरा भाग हो जाएगा मौलिक अधिकार, और यह हो जाएगा आपका भाग 4। ठीक है, भाग 4 हो जाएगा आपका। और भाग 4 में अनुच्छेद कहां से लेकर? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, वहां पर आपका नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा की गई है, जो कि वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न होगा आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? क्या कहा गया है? 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो वह कौन सा? मूल संविधान में 10 जोड़े गए थे। तो अब मैंने कहा था कि सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया। और मूल कर्तव्यों को जब संविधान में शामिल किया गया तो उसकी संख्या 10 थी। फिर बाद में एक अन्य मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य को शामिल करते ही संख्या हो जाती है आपकी 11। और 11वां मूल कर्तव्य जो होता है, और उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बीच के आयु के बच्चे को उसके प्रतिपालक या उसके संरक्षक शिक्षा प्राप्त करवाने का उसे अवसर प्रदान करे। इस प्रकार की चर्चा 11वें मूल कर्तव्य में की जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को या तो उसके संरक्षक हो सकते हैं या उसके प्रतिपालक हो सकते हैं। वह उनका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने उन बच्चे को शिक्षा का एक उचित अवसर प्रदान करें या उसके शिक्षा का अवसर उसे उपलब्ध कराएं। इसकी चर्चा होती है आपकी जो अनुसूची आपकी जो मूल कर्तव्य होता है, मूल कर्तव्य नंबर 11। क्लियर हुआ? अब ये मूल कर्तव्य जो 11 है, इसका आपको पता होगा ये 86वें संविधान संशोधन 2002। ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 86
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 को 11वां मूल करते हुए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया जाए। और ऐसा अवसर कौन प्रदान करेगा? उसके प्रतिपालक, जो उनका संरक्षण कर रहे हैं, या उसके माता पिता, या उसको यह अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जा रही है, और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा होती है 2 अनुच्छेदों में। ठीक है, एक आर्टिकल होता है आपका एक आर्टिकल होता है 54 और एक आर्टिकल होता है आपका 55। ठीक है, यहां पर है इसके निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और यहां पे होती है निर्वाचन की विधि या प्रक्रिया। ठीक है, निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं इसके? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। साथ में वो कौन होते हैं? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। साथ में एक और होते हैं आपके, यहां पे लिखूंगा मैं, एक होता है आपका पुदुचेरी प्लस दिल्ली, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और एक हो जाएंगे आपके राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी का जो प्रावधान है, ये दिल्ली पुडुचेरी के प्रावधान को बाद में शामिल किया गया था, और वह शामिल करने की तिथि कौन सी हो जाएगी आपकी, कि आखिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, क्या कहा मैंने, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पुदुचेरी या कहें हम पांडिचेरी को कब शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 1992 में, 1992। तो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है आपका? और एक और था आपका निर्वाचन की विधि प्रक्रिया, यह होती है आपकी एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा अनुपातिक मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष रूप से मतदान। यदि मृत्यु पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? तो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस पद को पदभार संभाल लेंगे। सॉरी, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट बोल दिया है। पहले तो एक सीक्वेंस होता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र देते थे या विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, तो उसके कर्तव्य का निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति सामने आते हैं। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस पदभार को संभालता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। और भंग करने की स्थिति क्या क्या हो सकती है? या तो हो सकता है कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत ना हो, लोकसभा पूर्ण बहुमत में ना हो, ऐसी स्थिति में हो सकता है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, जो बजट सत्र के दौरान पहले पेश किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्न में से कौन सा असंगत है?
अब देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद भी आपके राष्ट्रपति रहे, राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति रहे हैं और जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू आपके क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री। तो इसमें संगत हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? अब राष्ट्रपति का चुनाव तो हमने देखा है कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये 3 प्रकार से। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें मनोनीत भी आ जाते हैं और निर्वाचित भी आ जाते हैं। तो हम कहेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा, और प्रक्रिया वही एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक मत पद्धति के आधार पर। संसद शासन में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जबकि नाममात्र का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, तो आपको पता ही है, असम के राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, इनका नियुक्ति नहीं हुई थी, इनकी नियुक्ति हुई थी लेकिन इनका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, ये राज्यसभा से आए थे और राज्यसभा में कहां से? असम राज्य की राज्यसभा, असम राज्य से आए थे, राज्यसभा के सदस्य बने थे, तब जाकर इनको प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न होगा, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था, बाद में रक्षा मंत्री बना? तो वो थे आपके कैलाशनाथ काटजू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? आपको पता ही है, ताशकंद में हुई थी, उज्बेकिस्तान में, आपका लाल बहादुर शास्त्री की। तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु कहां पे हुई है? देश के बाहर। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था। ये भी थर्ड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी होता है आपका मंत्रिमंडल सचिव होता है, ये सबसे उच्च अधिकारी होता है, लोकसभा में बैठते हैं ये भी। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है संख्या? अब पूछा कब है? 2008 में, तो 252। लेकिन आपको पता होगा कि अब एंग्लो इंडियन के निर्वाचन को समाप्त कर दिया है, मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। तो कितने सदस्य मनोनीत होते थे? आपको पता होगा 2 सदस्यों का मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन के रूप में। तो वर्तमान में अब कितने सदस्यों की संख्या कितनी हो गई अब लोकसभा में? तो हो जाएगी आपकी 550। और वर्तमान में कितने आ रहे हैं आपके? 545 निर्वाचित हो रहे हैं। 550 का प्रावधान है, 2 सदस्य को हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन को। अब एंग्लो इंडियन का निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, अब निर्वाचन ही 550 में आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अलग से उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या भी जिससे मैंने चर्चा की थी 545 सदस्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन तक रखेंगे। कल के वीडियो में फिर से हम 50 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इस प्रकार से 3 वीडियो में इसको फिनिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप लोग बताइएगा आपको इस प्रकार की वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। और अंत में मैं आपका एक पिछले क्लास का एक डाउट हुआ था, एक मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, उसका प्रत्युत्तर भी दिया है। वहां पर पूछा गया था, मैंने तो चर्चा की थी लेकिन आपका हो सकता है सुनने में तो कुछ गलती हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरेशन देना चाहूंगा। जैसे कल का पहला प्रश्न था आपका टर्की के बारे में, तो मैंने ये कहा था आपको कि टर्की की राजधानी इस्तांबुल है। क्लियर है? पर मैंने साथ में ये भी कहा था कि यूरोपीय टर्की की राजधानी है ये। यूरोप में जो टर्की का भाग है, टर्की एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। तो यूरोप में जो टर्की आता है उसकी राजधानी आपकी इस्तांबुल, और जो टर्की आपका एशिया में आता है उसकी राजधानी हो जाती है आपकी क्या? अंकारा। ठीक है, तो एशियाई टर्की की राजधानी अंकारा, यूरोपीय टर्की की राजधानी हो जाएगी आपकी इस्तांबुल। तो मैंने इस्तांबुल की चर्चा की थी वहां पर। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कि आपने अंकारा बताया, केवल अंकारा है, तो इस्तांबुल भी उसकी कैपिटल है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।